देखो आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से, उसका यूज किस तरह से करते हैं हम लोग। पहला तो हो गया एलसीएम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं हम लोग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। और दूसरा है मेरे पास एचसीएफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यूज किया जाता है 2 नंबर के लिए, मेनली 2 नंबर के लिए। एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाल सकते हैं, पहले एक बार देख लो। यदि हम लोग का कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि एक नंबर है मान लो 12, एक है 24, या फिर 20 ले लेते हैं। 12 और 24 सिंपल हो जाएगा, तो मतलब 12 और 20 ले लेते हैं। कौन कौन सा नंबर है, 12 है और 20 है। अभी दोनों का हमको निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब ये है कि हमको दोनों अलग अलग नहीं निकालना पड़ता है। जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में एलसीएम अलग तरीका से निकालो, एचसीएफ अलग तरीका से निकालो। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, एलसीएम और एचसीएफ एक ही बार निकल जाता है। इस मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। फैक्टर जो होगा वो कौन सा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। तो उसका यूज करते हुए निकालेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, हम लोग को पता है 12 को हम लिख सकते हैं 2 का टेबल से जाएगा तो 6, फिर 2 का टेबल से इसको लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3, फिर अब डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है, 3 का टेबल से एक बार में लिख सकते हैं। तो लिखना होगा तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो 20 को क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 बार में 10, 2 बार में 5 और 5 बार में 1। यहाँ पे तुम जो जो नंबर दिख रहा है वो देखो 2, 2, 3 दिख रहा है और 2, 2, 5 दिख रहा है। सब कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हर क्वेश्चन में यदि एलसीएम एचसीएफ निकालने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये वाला काम तो करेंगे ही करेंगे यहाँ तक। अब इसके बाद एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एक हो गया एलसीएम और दूसरा हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ में, एचसीएफ तो सिंपल है, जो नंबर दोनों में कॉमन होगा वो होगा मेरा एचसीएफ। और एलसीएम में जो नंबर सब में होगा, जो नंबर सब में होगा। जैसे कि यहाँ पे समझना, सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एक 2 इसमें भी है और एक 2 इसमें भी है, 12 में भी है और 20 में भी है। एक 2 इसमें भी है और एक 2 इसमें भी है, दोनों में है। तो दोनों में यदि है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक 2 इसमें आ गया, एक 2 इसमें आ गया। ये 1 लिखना होगा तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का वैसा कोई जरूरत नहीं है, कोई चेंजेस होगा नहीं। तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 इंटू 2 4। एचसीएफ कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। एलसीएम में ध्यान देने वाला बात है, एलसीएम में ध्यान देना है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार है, जैसे 12 में 2 कितना बार है, सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, कितना बार, 2 बार दिख रहा है। इसमें फिर चेक करो 2 कितने बार दिख रहा है, 2 बार। मतलब 2 ज्यादा से ज्यादा कितना बार है, 2 ही बार। यदि इसमें 1 बार रहता और इसमें 3 बार रहता तो ज्यादा से ज्यादा कितना बार होता, 3 बार। तो जो सबसे ज्यादा बार रहेगा उसको लिखेंगे हम लोग। तो 2 इसमें भी 2 ही बार और इसमें भी 2 ही बार है, तो सिर्फ 2 कितना बार लिखेंगे हम, 2 बार लिख देंगे। तो 2 इंटू 2 हो गया, इंटू, अब यहाँ ध्यान देना, इसमें 3 कितना बार है, 1 बार। इसमें 3 कितना बार है, 1 भी बार नहीं। तो 3 सबसे ज्यादा कितना बार हुआ, 1 बार हुआ, तो 3 को लिख देंगे यहाँ पर। फिर इंटू 5 यहाँ पर कितना बार है, ऊपर में 5 नहीं है, मतलब 5 सबसे ज्यादा कितना बार है, 1 बार। तो 1 बार 5 भी लिखेंगे। 1 लिखने का जरूरत है और नहीं भी है यदि कॉमन है तो। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एलसीएम हो गया 60, एचसीएफ हो गया 4। कितना हो गया, एलसीएम 60 और एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पे देखना एक स्टेटमेंट आता है जिसका यूज करते हैं हम लोग, कि हर बार ये वाला हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी बन जाएगा सवाल। जैसे तुम यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आ रहा है 60, एचसीएफ कितना आ रहा है 4, दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का प्रोडक्ट निकालो। तो 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 240। 6 इंटू 4 24 और एक 0 है तो 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240। एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया 240। तुम ये दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करके देखो, तो 12 इंटू 2 कितना होगा, 24 और एक 0 तो 240। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आता है कि यदि 2 नंबर है, सिर्फ 2 ही नंबर के लिए ये चीज वैलिड है, ध्यान में रखना, 2 से ज्यादा के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ 2 नंबर के लिए। यदि मेरे पास कोई 2 नंबर है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा
जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर। मतलब जो नंबर दिया है वो दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जैसे कि यहाँ पे बोले एलसीएम यहाँ पे 60 दिया हुआ है तो 60 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ 60 इंटू 4 रखेंगे एलसीएम और एचसीएफ में, तो 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा 240। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करेंगे तो फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 12 और सेकेंड नंबर कितना दिया हुआ है 20, तो 12 इंटू 20 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। मतलब इधर भी 240 हो गया, इधर भी 240 हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सिर्फ दो ही नंबर के लिए वैलिड होगा, ओनली फॉर 2 नंबर्स। ये नहीं कि 3 नंबर आया तो कर दिया एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, वो नहीं होगा। सिर्फ 2 नंबर के लिए एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इस तरह क्वेश्चन में क्या करता है, इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए ये 4 चीज दिख रहा है यहाँ पे, एक एलसीएम, एक एचसीएफ, एक फर्स्ट नंबर, एक सेकेंड नंबर। ये 4 चीज में कोई 3 चीज दे देगा, चौथा पूछ लेगा। तो बार बार हम लोग इस तरह का यूज नहीं करेंगे, जैसे एलसीएम एचसीएफ पूछा तब तो यूज कर लेंगे, लेकिन ये 4 को में कोई 3 चीज दे दिया, चौथा पूछेगा तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। समझ में आया? तो जल्दी से लिख लो। जब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पे बेस्ड है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, हमको पता है। अब तुम यहाँ पे देखो बोला एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23। एचसीएफ दिया हुआ है कितना 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449। एलसीएम जो है वो कितना है 1449 है। वन ऑफ द नंबर इज 161, देन फाइंड द अदर। हमको एक नंबर के बारे में पता है, दूसरा नंबर हमको नहीं पता है। मतलब तुम यहाँ पे सोचो, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया, एलसीएम कितना दिया हुआ है 1449, इसके जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 23, तो इसके जगह पे हम 23 पुट कर सकते हैं। इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, एक नंबर दे दिया है 161, सेकेंड नंबर हमको नहीं पता है, जो निकालना है हमको। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल, इधर ही मल्टीप्लाई में है तो 161 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ सेकेंड नंबर बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1449 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 161 बराबर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड नंबर। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम सॉल्व करके देख लो, 23 का टेबल से कट रहा है 7 बार में, 23 का टेबल से कट रहा है 7 बार में। देख लो यहाँ पे लास्ट में 3 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। 3 7 जा 21 होता है, मतलब 7 बार में एक बार लगा के देख लो। 23 इंटू 7, 7 3 जा 21, हाथ में 2, 7 2 जा 14 और 2 161। तो 23 का टेबल से कितना बार में कट गया, 7 बार में। 7 से इसको देख लो तो ये भी कट रहा है 7 से, 7 से ही कट रहा है कितना बार में। तो देखो यहाँ पे 7 2 जा 14, 2 डिजिट उतरेगा तो 0 उतरेगा, 7 2 जा 49। मतलब सेकेंड नंबर जो है वो कितना है 207 है। सेकेंड नंबर कितना हो गया, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 207 बन गया। तो इसी तरह का हम लोग यहाँ पे करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमको मिल गया। हाँ तो यदि समझ में आ गया, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 252, 594। अब यहाँ सोचना 2 नंबर दे दिया है, अभी मत सोचना कि कहाँ से दिया 2 नंबर, ये ब्रैकेट में लिख दिए एचसीएफ ऑफ, ब्रैकेट में इसको हम लोग देख रहे हैं एचसीएफ ऑफ 252 एंड 594, मतलब 2 नंबर दे दिया है। पहला नंबर 252 है, दूसरा नंबर 594 है। उसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18, कितना दिया हुआ है 18। पूछ रहा है फाइंड एलसीएम, एलसीएम तुमसे पूछ रहा है, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछ रहा है। 2 नंबर भी दिया हुआ है, वो 2 नंबर कौन कौन सा है, किसका किसका एचसीएफ है, ये 252 और 594 का कितना एचसीएफ है 18। तो हमको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर इंटू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है नहीं पता, वही हमको निकालना है, तो एलसीएम का एलसीएम ही दे देते हैं इंटू एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर किसी एक को भी मान सकते हैं, एक नंबर हो गया 252, दूसरा हो गया 594,
4। अब यहाँ पर कि 18 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा हम लोग का 252 इंटू 594 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको काटना है, काटेंगे एलसीएम निकल जाएगा हम लोग का। 2 का टेबल से कट जाएगा, 9 का टेबल से भी कट रहा है क्या, 9 5 14 4 18, हाँ जोड़ने पर 18 आ रहा है, मतलब 9 का टेबल से भी कट जाएगा, 3 का टेबल से भी कट जाएगा। तो 9 का टेबल से इसको काट देते हैं 2 बार में, तो 9 2 जाए 18। ये 9 का टेबल से कितना बार में कटेगा, 9 6 जा 54 होगा, यहाँ बचेगा 5 और फिर 4, 9 6 जा फिर से 54। 2 का टेबल से कितना बार में कट जाएगा, फिर से 33 बार में, मतलब कितना आ गया हम लोग का एलसीएम 252 इंटू 33। तो 252 इंटू 33 कर दो, कितना आएगा, 8316। कितना जाएगा इसका एलसीएम, 8316। इस तरह से हम लोग एलसीएम एचसीएफ का सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है 108, 120, 252, 108, 120 और 252। यहाँ पे सिंपली बोला है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर वो लॉ नहीं लग सकता, मतलब अभी जो पिछले वाला 2 चीज लगा रहे थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे कितना नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है। तो हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका, पहला एलसीएम निकालना है और दूसरा एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सबका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 108 का फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। तो 108 का फैक्टराइजेशन 2 बार में कितना 54, 2 बार में 27, फिर 3 का टेबल से जाएगा 9 बार में, फिर 3 का टेबल से जाएगा 3 बार में, फिर 3 का टेबल से 1 बार में हम लोग लिख सकते हैं। 120 है, 120 2 बार में, 60 2 बार में, 30 2 बार में, 15 और 3 बार में 5। फिर 252 है, तो 252 को क्या लिख सकते हैं 2 बार में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर यहाँ पर 2 बार में 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 2 बार में 2 3 जा, 2 से कटेगा ही, 2 से नहीं कटेगा, कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, 6 + 3 9 आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 का टेबल से कितना बार में कटेगा 7 बार में। तो हम सबका फैक्टराइजेशन कर दिया, जिसका इसका फैक्टराइजेशन कर दिया उसको लिख लेना है। जैसे 108 बराबर कितना कितना आया 2 × 2 × 3 × 3 देख लो, 2 आया 2 बार, 3 आया 3 बार, 108 हो गया। 120 को लिखो, तो 120 को कितना कितना लिख सकते हैं, 2 कितना बार है इसमें 2 × 2 × 2 3 बार, एक 3 है और एक 5 है। फिर 252 है, तो 252 में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक क्या निकालना है हमको एचसीएफ और एक क्या निकालना है हमको एलसीएम। एचसीएफ में ज्यादा नहीं देखना है हम लोग को, जो कॉमन होगा वही चीज देखना है। अब यहाँ पे तुम कॉमन देखो 1 2 2 सब में है, 1 2 तो हो गया, अगला 2 भी सब में है तो एक और 2 हो गया। अब तुम यहाँ से देखो 3 आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 2 है, एक 3 सब में है, एक 3 भी क्या है सब में है, ऊपर वाला में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें 5 नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, मतलब जो नहीं होगा उसको नहीं लिखना है। तो मेरा एचसीएफ में क्या क्या आएगा, एक 2 आएगा, एक और 2 आएगा और एक 3 आएगा। तो 2 × 2 × 3 मतलब कितना होगा एचसीएफ इसका 12 होगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना एलसीएम में जो दिक्कत होता है वो एलसीएम में होता है। अब यहाँ समझना 108 में 2 जो है वो कितना बार लिखा हुआ है, इसमें 2 कितना बार है 3 बार, इसमें 2 1 2 3 बार है, इसमें 2 कितना बार है 2 बार। तो सबसे ज्यादा 2 कितना बार हुआ 3 बार। तो सिंपल जो सबसे ज्यादा बार होगा उसको लिख देना है। तो 2 को कितना बार लिखना है 3 बार, तो 2 को लिख दिया कितना बार 3 बार, ठीक। 2 का काम खत्म हो गया। अब 3 के बारे में सोचना है, 3 यहाँ पर कितना बार है, यहाँ पर 3 कितना बार है, यहाँ पर 3 कितना बार है 2 बार। तो सबसे ज्यादा 3 कितना बार हुआ 3 बार। तो 3 को कितना बार लिखना है 3 बार लिखना है। 2 का काम हो गया, 3 का काम हो गया, समझ में आया। जो सबसे ज्यादा बार होगा उसको लिख देंगे। तो 2 का काम हो गया, 3 का काम हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर 3 नहीं है, मतलब यहाँ पे 3 2 और 3 के अलावा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो 5 है,
लेकिन 5 और किसी में नहीं है, तो 5 सबसे ज्यादा कितना बार होगा? एक बार। तो 1 5 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, इंटू 7 एक बार है तो एक बार 7 भी लिखेंगे, 7 और किसी में नहीं है। ये ध्यान रखना है कि कभी कभी ये होता है कि इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो 7 बार लिख दिए, तो वैसा नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा बार होगा उतना ही बार लिखना है। तो 2 3 बार हुआ, 3 3 बार हुआ, 5 एक बार हुआ, 7 एक बार हुआ। अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही हो जाएगा इसका LCM। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पचे 120, 12 तिया 36, 36 तिया 108, मतलब 1080, 1080, 108 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 756 हो जाएगा। 7560 आ रहा है शायद, 7560। हाँ देख लो तो एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 7560, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पचे 120, 120 तिया 360, 36 तिया 108, 1080, 1080 में 7 से, हाँ 7560 ही आ रहा है। LCF हो गया 12, LCM हो गया 7560। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं LCM और SCF। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब एग्जांपल हम लोग देखे थे, जैसे 0.02 लिखा हुआ है, फिर 002 लिखा हुआ है, 0002 लिखा हुआ है, ये सब जो नंबर होगा वो सब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे 1 मतलब 0.19, 119, 119। अब यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 02 है, यहाँ 002 है, यहाँ 000 फिर 2 है। पैटर्न देख के जरूर हम बोल सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है मतलब नॉन रिपीटिंग हुआ। तो कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। यदि रूट में कोई नंबर लिखा हुआ रूट p, और p यदि मेरा पॉजिटिव नंबर है, क्या है? p मेरा कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। सिंपली क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। और साथ साथ में ये जो p जो है इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अंदर में जो p लिखा हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए कहने का मतलब है कि ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक नंबर मिल जाएगा हमको, और वो उसको रेशनल बना देगा, इरेशनल रहने नहीं देगा। तो यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और p पॉजिटिव इंटीजर है, तो रूट में यदि लिखा हुआ है उसको, तब वो कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। जैसे √2, क्या? √2 कैसा नंबर होगा? इरेशनल। √3 कैसा नंबर होगा? इरेशनल, क्योंकि देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन √4 लिखेंगे तो ये रेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। √4 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 4 से बाहर आ जाएगा 2। तो √5 इरेशनल नंबर होगा, √6 इरेशनल नंबर होगा, √7 इरेशनल नंबर होगा, √8 इरेशनल नंबर होगा। लेकिन जैसे √9 बोलेंगे ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से समझ में आ गया। सेम उसी तरह क्यूब रूट है ये। क्यूब रूट मतलब पहला तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, और ये परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। m जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। जिस तरह यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर हमको दिया √2 का क्यूब रूट, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 कैसा नंबर होगा? इरेशनल होगा, क्योंकि 2 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। पहला परफेक्ट क्यूब कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले तो 1 है, 1 के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? 8 में पहुंच जाते हैं। 8 के बाद 64, 64 के बाद 125, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 4 हो गया। ये सब जितना भी है जिसका परफेक्ट क्यूब पॉसिबल नहीं है, मतलब जैसे 4 को हम 2 बार 2 लिख सकते हैं, 3 बार नहीं लिख सकते, वो बाहर नहीं आ सकता है। इसका मतलब सब कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा।
लेकिन ऐसे लिखते लिखते जैसे हम यहाँ पर पहुंचेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 के पास पहुंचेंगे तो इरेशनल नंबर नहीं रहेगा, मतलब इरेशनल नंबर नहीं रहेगा, रैशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। कैसे 2 आएगा? 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं ना, 2 कितना बार? 3 बार। अभी क्यूब रूट लिखा हुआ, क्यूब रूट मतलब जो 3 होगा, जो 3 बार होगा उसको एक बार कर देंगे बाहर करके, तो 2 कितना बार लिखा हुआ था? 3 बार, तो एक बाहर हो गया, तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो ई रैशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट में रहेगा तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, और एक पाई जो था वो मेरा इरेशनल नंबर था ही। अब इसी का यूज करना हम लोग को, क्वेश्चन देता है प्रूफ कीजिए कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, या फिर √6 इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं अभी। उसके लिए एक थ्योरम है जिसका हम लोग यूज करेंगे, इसको लिख लो पहले जल्दी से। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, लेट P बी ए प्राइम नंबर। यहाँ पे ध्यान देना, P एक प्राइम नंबर है। सबसे पहला बदला गया है कि P जो है वो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। उसका A एक नंबर, दूसरा नंबर है जो कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। A जो है वो कैसा नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर। इसमें बोलता है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, यदि P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन सो दैट P डिवाइड्स A। मतलब ये तुमको ध्यान में रखना है पूरा स्टेटमेंट। इसका प्रूफ कभी भी नहीं पूछा जाता है, सिंपली हम समझा रहे हैं तुमको किस तरह से होता है। इसका प्रूफ कभी नहीं पूछेगा तुमको, इसका एप्लीकेशंस पूछेगा। एप्लीकेशन मतलब प्रूफ दैट √2 ए रैशनल नंबर, √3 मतलब इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ध्यान देना है इसका एप्लीकेशंस क्या बोलता है। सबसे पहले समझना, P भी ए प्राइम नंबर। तो मान लो P कोई एक प्राइम नंबर है, जैसा कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक प्राइम नंबर, जैसे कि 2 मान लिए, ठीक है? समझना है यहाँ पे जो बोल रहा है उसका मतलब से समझना, ठीक है? 2 एक कोई प्राइम नंबर है P के जैसा, एंड A भी ए पॉजिटिव इंटीजर। कोई एक इंटीजर्स मान लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं, मान लो 4। क्या मान लिए? 4 मान लिए। कोई भी एक इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर। बोलता है इफ P डिवाइड्स, ये जो नंबर है 2 मतलब P, ये जो नंबर है 2 और यहाँ जो है A, बोलता है P डिवाइड्स A स्क्वायर। P किसको डिवाइड कर रहा है? ध्यान देना, P किसको डिवाइड कर रहा है? A स्क्वायर को। मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पर? 4 का स्क्वायर को। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? 4 का स्क्वायर। अब तुम सोचो 2 यदि 4 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 का स्क्वायर मतलब क्या है? 4 इंटू 4। 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, मतलब 2 डिवाइड मतलब P डिवाइड्स A स्क्वायर, मतलब क्या हुआ? 2 डिवाइड कर रहा है 4 का स्क्वायर को। अब तुम सोचो 2 से जो नंबर है उसे इसका स्क्वायर डिविजिबल है, उसका स्क्वायर डिविजिबल है, तो उससे जब छोटा स्क्वायर को हटा के यदि हम बोलेंगे तो वो भी तो डिविजिबल होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि P डिवाइड्स, देन P डिवाइड्स A, मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा? 4 को भी डिवाइड करेगा। 2 किसको डिवाइड करेगा? 4 को। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यदि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P किसको डिवाइड करेगा? A को डिवाइड करेगा। बस यहाँ से इस स्टेटमेंट का मतलब यही है जो याद रखना है हमको, कि यदि कोई एक प्राइम नंबर P दिया हुआ है और वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे कि एक और एग्जांपल समझ लो, मान लो 3 लिखा हुआ है, 3 किसी एक नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो कोई नंबर का स्क्वायर है, मान लो हम मान लिए 9 का स्क्वायर, इसको डिवाइड करता है। 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 9 का स्क्वायर को। मतलब उसमें 9 कितना बार है? 2 बार। इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा? 9 को भी करेगा। जब उसका स्क्वायर को कर रहा है, स्क्वायर को कर रहा है मतलब उससे बड़ा नंबर को कर रहा है, तो उससे जो छोटा नंबर होगा स्क्वायर को हटा देगा तो उसको भी तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो 3 यदि 9 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 3 9 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि कोई प्राइम नंबर P है और यदि A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P किसको डिवाइड करेगा? A को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गया? अब इसी का एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे प्रूफ करने में। इसको लिख लो जल्दी से, देख लो हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे ध्यान दो। 3 लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर हम एक एग्जांपल के तौर पे लिए। तो ये स्टेटमेंट बोला गया है, यदि इफ है, यहाँ पर स्टेटमेंट में ध्यान दो, यदि इफ है तो देन ये नंबर होगा P डिवाइड्स A। यदि नहीं डिवाइड करेगा तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं 3 और यहाँ पर ले लिया 4 का स्क्वायर, या फिर ले लिया 2 का स्क्वायर। अब 3 से ही डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 3 4 को भी डिवाइड नहीं करेगा। सिंपल सा मतलब ये है, ये जब डिवाइड करेगा तभी होगा।
3 6 का स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 3 6 को डिवाइड करेगा। जहां पर नहीं होगा वहां पर नहीं करेगा। अब जैसे कोई बोलेगा 2 है, 2 3 का स्क्वायर को डिवाइड तो नहीं कर रहा है, हाँ तो नहीं कर रहा है तो 2 3 को भी नहीं करेगा डिवाइड, हम कहाँ बोल रहे हैं कि करेगा। ये चीज ध्यान में रखना है। देखो अब इधर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यदि प्रूफ कर देगा कभी भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर मान के अपना बात को गलत साबित कर देंगे। जैसे कि कोई सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है तो हम मान लेते हैं कि पहले वो सही बोल रहा है और उसका बात को हम गलत साबित कर देंगे, मतलब क्या बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। तो सेम उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है लेकिन हम पहले मान लेंगे वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, और अपना बात को हम गलत साबित कर देंगे, मतलब रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सिंपल सा स्टेप है, सब में यही प्रोसेस यूज करेंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा, √2 होगा, √3 होगा, √5 होगा, √6 होगा, √7 होगा, √8 होगा, जो भी होगा। किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान रखना, हम पहले लिखेंगे लेट √2 बी एन, एन नहीं ए होगा क्योंकि रेशनल नंबर मान रहे हैं हम लोग, इरेशनल लिखे रहेंगे तब एन होगा, तो √2 बी है रेशनल नंबर। लेट मान लिए √2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। अब यदि रेशनल नंबर है तो हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं √2 बराबर p/q, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान देना, वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। p और q क्या है, इंटीजर, सब q 0 के बराबर नहीं है, और साथ साथ में ये जो p और q है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। √3 है, 2 कहाँ से लेके आए? हाँ √3 क्वेश्चन में है तो √3 कर लेते हैं, √3 लिखा हुआ है तो √3 लिख देंगे यहाँ पे, तो √3 बराबर p/q हो गया, वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो p और q है ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब इससे और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया जा सकता, मतलब और काटा नहीं जा सकता है, मतलब ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 1 है, मतलब दोनों सिर्फ एक ही टेबल से कटता है और वो है 1, इसके अलावा और कोई टेबल से नहीं कटता, तो उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं को प्राइम नंबर। मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कैसा नंबर है, PQR को प्राइम नंबर, PQ जो है वो कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है, इसका मतलब उसका जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ कितना है, 1 है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ हैज ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, सिर्फ एक उसका कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा और कोई फैक्टर उसका कॉमन नहीं है। उसको हम सिंपली एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, PQR को प्राइम नंबर। ध्यान देना, को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है, मतलब दोनों में कॉमन सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, √3 बराबर क्या लिखा हुआ है, p/q लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर क्या दिखेगा हमको, √3q दिखेगा, इधर कुछ नहीं है मतलब p, और इधर क्या होगा, √3q, तो p बराबर क्या हो गया, √3q हो गया, होगा या नहीं होगा। अब p बराबर √3q हुआ, हम क्या किए यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर दिए तो क्या मिलेगा हमको, ई बन जाएगा p का स्क्वायर, ई बन जाएगा √3 मतलब 3 और q का स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे तुम समझो, यहीं पे समझने वाला कॉन्सेप्ट है, p² बराबर क्या होगा, 3q², तुम सोचो p² क्या है, एक नंबर है, 3q² लिखा हुआ है, मतलब p² जो है वो 3 का टेबल से कट रहा होगा और q² का टेबल से भी कट रहा होगा, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 3 का टेबल से p² कट जाएगा, क्योंकि जैसे 6 लिखा हुआ है तो 6 को हम यदि 2 इंटू कोई अदर नंबर लिख रहे हैं, इसका मतलब 6 जो है वो 2 से कटता है, इसका मतलब यहाँ से हम साफ साफ बोल सकते हैं कि जो 3 मतलब p² जो है वो किससे डिवाइड होता है, 3 से, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 हियर 3 डिवाइड्स p², 3 डिवाइड्स p², 3 किसको डिवाइड कर रहा है, p²। अभी हम एक थ्योरम पढ़े कि 3 यदि p² को मतलब कोई नंबर स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब वो नंबर सिंपल उसको भी डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर 3 डिवाइड्स p, 3 यदि p² को डिवाइड करता है, इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा। सबको समझ में आ गया यहाँ पर। तो एक चीज यहाँ समझ में आ गया कि
3 डिवाइड किसको कर रहा है, p को कर रहा है, मतलब p एक फैक्टर है 3 का। 3 डिवाइड्स p का मतलब क्या हुआ, p इज ए फैक्टर ऑफ 3। 3 यदि p को डिवाइड कर दे रहा है मतलब p का टेबल में 3 आ रहा होगा। p इज ए फैक्टर ऑफ 3, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं p इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये जो लिखा हुआ है एक तरह से वो मल्टीपल ही तो है एक तरह से, तो p जो है वो किसका मल्टीपल है, 3 का। और p यदि मल्टीपल है 3 का तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान में रखने के लिए हम जानबूझ के उसको m लिए हैं ताकि ध्यान में रहेगी कि p जो है वो किसका मल्टीपल है, 3 का। m है मल्टीपल और p जो है वो 3 का, मतलब जिससे आएगा उसके बारे में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 5 आता तो हम लिखते हैं p इज ए मल्टीपल ऑफ 5, मतलब p बराबर क्या हो जाता, 5m। 2 आता तो p बराबर क्या हो जाता, 2m। हर चीज में यही होगा ना, √2 रहेगा तो √2 का स्क्वायर 2 बनेगा तो 2 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 7 रहेगा तो 7 होगा, अंतर और कुछ नहीं होगा। तो p बराबर क्या मान लिया हम, 3m मान लिया। इसको यहाँ तक लिखो, उसके बाद हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का p बराबर 3m हो गया, मतलब p जो है वो किसका मल्टीपल है, 3 का। अब इसको, ये जो मेरा आया था p स्क्वायर बराबर 3q², इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं ताकि वहाँ लिखने में आसानी हो, बोर्ड में आएगा तो हमको लिखना पड़ेगा इसको। तो हम क्या करेंगे, पुट p इक्वल्स टू 3m, p इक्वल्स टू 3m इन 1 में पुट कर देंगे। p बराबर 3m किस में पुट कर देंगे, 1 में। तो 1 में क्या था मेरा, p स्क्वायर बराबर 3q²। अब तुम समझो p की जगह 3m पुट होगा, p की जगह कितना पुट होगा, 3m। तो क्या होगा, 3m का होल स्क्वायर बराबर 3q² होगा। p स्क्वायर बराबर 3q² है, p की जगह हम 3m पुट किए तो 3m का स्क्वायर बराबर 3q² हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, m का स्क्वायर कितना होगा, m²। अब यहाँ पे कितना जाएगा, 3q², आएगा या नहीं आएगा। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो 3 का टेबल से इसको हम काट सकते हैं 3 बार में, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 3m² बराबर q²। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q² बराबर 3m²। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, बात तो सेम है। अब तुम यहाँ पे देखो, इसी के जैसा बन नहीं गया, p² बराबर 3q² था, यहाँ पे ये हो गया q² बराबर 3m²। इसका मतलब 3 जो है वो किसको डिवाइड करता है, q² को। इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा। तो यही स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ बोलेंगे हियर 3 डिवाइड्स q², 3 डिवाइड्स q², therefore 3 डिवाइड्स q, 3 डिवाइड्स q। अब तुम समझो, 3 p को भी डिवाइड कर रहा है और 3 q को भी डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ से लिखना है, एक बार सुनो, स्टार्टिंग में हम क्या माने थे, p और q कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम है मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, लेकिन अभी हम जब स्टेटमेंट मान के प्रूफ कर रहे हैं तो p जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और q जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। लेकिन जो इसका मतलब जो हम माने हैं उसको ई गलत प्रूफ कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब ये कुछ और बात बोल रहा है, ये कुछ और बात बोल रहा है, मतलब जो हम माने हैं क्या होगा, गलत होगा। तो हम लिखेंगे मेरा जो एजम्पशन है वो क्या है, गलत है, मतलब √3 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, क्या है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है, इधर हम साइड में लिख रहे हैं, ध्यान रखना, फ्रॉम अबव डिस्कशन, अपने से बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम अबव डिस्कशन वो हर बार चेंज हो सकता है, यहाँ पे हम जैसे लिख दिया फ्रॉम अबव डिस्कशन, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स बोथ p एंड q। 3 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है, p को भी और q को भी। 3 एंड मतलब p एंड q which contradicts मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट में है, कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन को लिख सकते हैं, विच मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सिंपल वो भी लिख सकते हैं यदि कॉन्ट्राडिक्ट याद नहीं रह रहा है तो।
इसका मतलब ये समझ में आ गया। फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कैन से दैट 3 डिवाइड्स बोथ p एंड q व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumptions। तो हम लोग का assumptions क्या हो गया, गलत हो गया। देयरफॉर √2 हम क्या माने थे assumptions में कि √3 जो था वो कैसा नंबर था, रैशनल नंबर था। assumptions गलत हो गया, इसका मतलब √3 कैसा नंबर हो गया, irrational। देयरफॉर √3 इज एन irrational नंबर। ये हो गया प्रूफ। इस तरह से हम लोग √5 को भी प्रूफ कर सकते हैं, √7 को भी प्रूफ कर सकते हैं, जो भी देगा उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान में रखना है क्या क्या हम किए हैं, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, एक बार रिकैप कर लेना है। ये वाला याद रहेगा तो बाकी सब लिखा जाएगा। सबसे पहले जो भी दिया रहेगा उसको मान लेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मानेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, एक नंबर आता है। यहाँ से हमको पता चलता है कि इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ से पता चलता है कि 2p² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2p को भी डिवाइड करेगा। 2 यदि p को डिवाइड करेगा तो यहाँ से पता चलता है कि जो नंबर p है वो 2 का मल्टीपल हो गया। किसका मल्टीपल हो गया, 2 का। अब 2 का मल्टीपल यदि हो गया तो इसको ई वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो 2m का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2q का स्क्वायर। 2m का स्क्वायर क्या बन जाता है, 4m स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है, 4m। जिस तरह यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 बन गया था। अब एक 2 से एक 2 कट जाएगा, फिर से वही चीज आ जाएगा, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को। मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, q को। अब यहाँ पर दो चीज आ गया, p की 2 मतलब 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब हम लोग का जो assumption था वो क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब √2 कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। एक बार ऐसे रिकैप याद कर लेना है, मतलब ध्यान में रख लेना है क्या क्या करते हैं, बाकी सब अपने आप लिखा जाएगा। पहले मानना है p बाई क्यू को प्राइम नंबर, दोनों में p और q इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल टू 0 है। फिर स्क्वायर करना है, वहां से एक नंबर दूसरा को डिवाइड करेगा, फिर उसका मल्टीपल होगा, फिर उसका वैल्यू को पुट करेंगे तो दूसरा नंबर उसको डिवाइड करेगा, मतलब दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या, कॉमन फैक्टर 3 आ गया दोनों में। देख लो, पहले माने थे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया। तो एजम्पशन हम लोग गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से √5 √2 √7 जितना भी है उसको प्रूव कर लेना है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।